देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल के दिन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षाओं से पहले बच्चों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी आमंत्रित किया है। सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। इसके बाद से देश के प्रधानमंत्री हर साल परीक्षाओं से पहले बच्चों के साथ संवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में बच्चे न केवल प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं बल्कि प्रधानमंत्री से कई सवाल भी पूछते हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का इस तरह से बच्चों से बात करना न केवल उनके स्ट्रेस को कम करता है बल्कि परीक्षाओं से पहले उनके मनोबल को भी बढ़ाता है। दरअसल ये भी माना जाता है कि प्रधानमंत्री राजनीति में आने से पहले रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। ऐसे में साल 2014 में जब बीजेपी ने कैंपेन शुरू किया था तो उस समय चाय पर चर्चा कार्यक्रम भी बेहद प्रसिद्ध हुआ था। अब चाय पर चर्चा कार्यक्रम के तर्ज पर ही परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ संवाद करते हैं। माना यह भी जाता है कि जो तमाम शिक्षाविद हैं वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह से बच्चों के साथ संवाद करना बेहद अहम है, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। दिल्ली में रोजगार बजट पेश होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने बजट से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की, तो वहीं पे एक मुद्दा काफी अहम रहा, जो था एमसीडी बिल से जुड़ा हुआ। दरअसल एमसीडी बिल से जुड़े एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पूरे बिल को लाने के पीछे सिर्फ 2 कारण हैं। पहली बात, ये एमसीडी का जो बिल है वो पूरी तरह चुनाव स्थगित करने के लिए लाया गया है, और दूसरा कारण है कि पूरा का पूरा एमसीडी केंद्र सरकार चलाएगी, जो संविधान के खिलाफ है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने 272 वार्डों की संख्या घटाकर 250 कर दिया है, जिसको लेकर उन्होंने केंद्र से इसके पीछे का लॉजिक भी पूछा है। लेकिन इस सबके पीछे केजरीवाल ने केवल एमसीडी चुनाव को टालने की मंशा बताया है, क्योंकि परिसीमन की प्रक्रिया खत्म होते होते 1-2 साल लग जाएंगे, जिसकी वजह से 2-3 साल तक के लिए एमसीडी चुनाव टाल दिए जाएंगे। हालांकि केजरीवाल ने इस पूरे मुद्दे पे कुछ सीधे बोलने से बचाव किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की वो स्टडी करेंगे और अगर इस स्टडी में कुछ ऐसा निकलता है तो वो कोर्ट का सहारा भी लेंगे। 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के प्रभारियों और महासचिवों की बैठक हुई। इस बैठक में मेंबरशिप ड्राइव और संगठन चुनाव को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस की तरफ से जानकारी दी गई कि आने वाले समय में महंगाई बचाओ अभियान प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से पूरे देश भर में निकाला जाएगा। 3 चरणों में ये महंगाई बचाओ अभियान और प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा। 31 मार्च से इस महंगाई बचाओ अभियान प्रदर्शन की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। 31 मार्च को देश भर में कांग्रेस की तरफ से पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 2 से 4 अप्रैल तक देश भर के अलग अलग जिला स्तर पर यह प्रदर्शन किया जाएगा और 7 तारीख को तमाम राज्यों की राजधानियों में कांग्रेस की तरफ से महंगाई पर प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में लगातार महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने के लिए अब पूरी तरीके से कमर कसती हुई नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस 3 चरणों में प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा जीत दर्ज की है। कल उनका शपथ ग्रहण समारोह था, भव्य आयोजन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके सभी बड़े नेता पहुंचे। जिसके बाद आज समाजवादी पार्टी ने अपनी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई। अवधेश प्रसाद जो विधायक हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा जिसमें सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, लेकिन उनके नेता प्रतिपक्ष चुनने के पहले ही शिवपाल यादव ने सवाल खड़े किए और कहा कि इस विधानमंडल दल की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया। फिलहाल अब सदन में अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष का चेहरा होंगे और जो भी मुद्दे होंगे उसका मुकाबला अब अखिलेश यादव करेंगे और योजनाओं को लेकर जो भी जनता की योजनाएं उनका कहना है कि उसको प्रखरता से अब सदन में उठाया जाएगा। 1 महीने तक नाटो तमाशबीन बनता रहा, यूक्रेन में घुसकर रूस हमला करता रहा, शहरों को खंडर बनाता रहा, लेकिन नाटो बस दूर बैठकर देखता रहा। अब 1 महीने बाद अमेरिका रूसी जंग के मैदान तक पहुंच गया और अब नाटो यूक्रेन को हर मदद देने का ऐलान भी कर रहा है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड पहुंचे और पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के राष्ट्रपति के पोलैंड दौरे पर टिकी हुई है। बता दें, पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी राज्य है। ऐसे में राष्ट्रपति बाइडेन का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के बॉर्डर पर बाइडेन के पहुंचने और रूस के खिलाफ कोई फैसला लेने से युद्ध और भड़क सकता है। रूस ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि युद्ध में अगर किसी बाहरी देश ने दखल दिया तो
तो उसे भी वो युद्ध में शामिल मानेंगे। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच 1 महीने से जंग जारी है। यूक्रेन के सैनिक लगातार रूसी सेना से लड़ रहे हैं और अपने देश और अपनी आजादी के जंग के मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन इस जंग का क्या परिणाम होगा किसी को नहीं पता। ये जंग आखिर कब खत्म होगी किसी को नहीं पता। हजारों अपने अपनों से दूर हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन पुतिन है कि मानने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। शपथ ग्रहण के अगले दिन यानी कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नए कैबिनेट के साथ पहली बैठक की। इस बैठक में योगी मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला किया। कोरोना काल में शुरू की गई फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया है कि अगले 3 महीने के लिए मुफ्त राशन योजना को फिर से हम लागू करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे राज्य के 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में ये योजना गरीबों के लिए शुरू की गई थी। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जहां शिल्पकार अपनी कला का जौहर दिखा रहे हैं और अपने उत्पाद लेकर मेले में आए हुए हैं, वहीं सांस्कृतिक कलाकार भी दर्शकों का पूरी तरह से मन मोह रहे हैं। मेले की बड़ी चौपाल पर सुबह और शाम रोजाना देशी विदेशी कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। चाहे घाना के कलाकारों की बात करें या फिर सूडान के कलाकारों की या फिर असम के कलाकारों की, विदेशों के अलावा भारत के अन्य राज्यों और जिलों से आने वाले कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने पर विवश कर देते हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में लगभग 30 देश भाग ले रहे हैं और हस्तशिल्पी अपनी अनूठी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं मेले में वीआईपी जो है अतिथियों का आगमन भी निरंतर हो रहा है। हस्तशिल्पी 2 साल बाद कोरोना काल के बाद सूरजकुंड मेला लगने पर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक अपेक्षित बिक्री ना होने से थोड़े निराश जरूर है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हस्तशिल्प मेला अपनी पुरानी रौनक पर वापस लौट कर आएगा और कहीं ना कहीं दोबारा से दर्शकों का तांता लगेगा। फिलहाल जो है दर्शक हस्तकलाओं को काफी पसंद कर रहे हैं और मेले के अंदर देशी विदेशी सांस्कृतिक कलाकारों का संगम देखकर अनायास ही उनकी ओर जो है आकर्षित होने पर विवश हो जाते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और साइबर क्राइम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डीएलएफ फेज 2 में एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है जहां से कुछ सामान भी बरामद किया गया है। साथ ही 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 14 पुरुष और 10 महिलाएं और मुख्य आरोपी 2 बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कॉल सेंटर काफ़ी दिनों से चल रहा था, जिसकी सूचना सीएम फ्लाइंग को मिली, जिसके बाद रेड कर यहां पर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि ये अमेरिका और कनाडा मूल के लोगों को अपना निशाना बनाते थे और वॉइस कॉल कर, कंप्यूटर वॉइस कॉल कर या ईमेल कर या उनको मैसेज भेज या पॉपअप कर उन लोगों को अपना ठगी का शिकार बनाते थे और फर्जी अधिकारी, कनेडियन फर्जी अधिकारी बनके भी उनको डरा धमका कर उनसे पैसा वसूलते थे। फिलहाल इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पिछले साल नवंबर महीने के बाद से ही पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। इसके बाद पिछले मंगलवार से तेल के दाम में बढ़ोतरी शुरू हो गई। 2 दिन तक कीमतें बढ़ने के बाद तीसरे दिन तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए। अब चौथे दिन तीसरी बार तेल के दाम फिर से एक बार बढ़ गए हैं। हालांकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते पहले ही उम्मीद की जा रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं, जिसका असर भारत में पेट्रोल, गैस, डीजल, सीएनजी के बढ़ते हुए रेट में नजर आ सकता है, जिसकी वजह से महंगाई का असर आम जनता पर दिखाई देगा। 4 महीने के बाद फिर से पेट्रोलियम उत्पादकों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक ही झटके में प्रति गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा किया जा चुका है। उसके साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उधर सीएनजी के दाम भी पिछले वर्ष से अब तक लगभग 16 रुपए प्रति किलो बढ़ाए जा चुके हैं। इससे साफ है कि माल ढुलाई महंगी होने जा रही है, जिसका असर खाद्य पदार्थों से लेकर कपड़ा, लोहा, स्टील, तेल, सब्जी यानी कि सभी पर पड़ता दिखाई देगा और आम जनता के लिए फिर से एक बार परेशानी बढ़ने का सबब बन सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन लगातार आम जनता की बढ़ रही परेशानियों को सरकार तेल के दामों में कंट्रोल कर कितना जल्दी और कब तक
काबू कर पाती है, यह देखने वाली बात है। चरखी दादरी जिले के गांव कासनी में आंगनवाड़ी में आए हुए राशन में बड़ा घोटाला सामने आया, जिसका कि सीएम फ्लाइंग ने पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि चरखी दादरी जिले गांव कासनी में आंगनवाड़ी में भेजे गए गेहूं व चावल का वेट किया गया तो वह कम मिला। इसको लेकर सीएम फ्लाइंग ने छापेमार कार्रवाई की गई और स्थानीय पुलिस को बुला मामला दर्ज किया गया है। वहीं आंगनवाड़ी में न तो तोलने के लिए काटा या तराजू का प्रबंध है और लगातार आ रही शिकायतों के देखते हुए सीएम फ्लाइंग ने कासनी गांव के आंगनवाड़ी में छापा मारा, जिसमें गेहूं व चावल के कट्टे में वेट कम मिला। इसको लेकर सीएम फ्लाइंग ने स्थानीय पुलिस को बुला मामला दर्ज करवा आगे की कार्रवाई की जा रही है। जब आंगनवाड़ी वर्कर व सुपरवाइजर से बात की गई तो उनका कहना था कि हमारे पास तोलने का कोई प्रबंध नहीं है, जो ऊपर से आ जाता है और बताया जाता है उतना ही वेट लिखा जाता है। वहीं लगातार यह शिकायत मिल रही थी कि आंगनवाड़ी केंद्रों में गेहूं व चावल के कट्टों में वेट कम पहुंच रहा है। हरियाणा में अवैध बसों का कारोबार मुख्य रूप से चल रहा था, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को मिली थी। आज भिवानी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने ऐसी कई बसों की छानबीन की और चेकिंग की। आपको बता दें, उसमें एक बस ऐसी मिली जिसका परमिट नहीं था, उसे पकड़ लिया गया। हालांकि उनके कागज़ों को मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने रख लिया। उसके अंदर सवारियां भी अधिक बताई जा रही थी, जो कि नियमों से अधिक थी। उस पर 19,000 रुपये जुर्माना भी मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने ठोका है। आपको बता दें कि आरटीए की टीम भी उनके साथ थी। उनका कहना था कि इससे सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा था और सरकार को इस मामले की जानकारी मिली थी और सरकार के आदेशों पर ही उन्होंने छापेमार कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज उन्होंने गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में जनता को और यूनिवर्सिटी फैकल्टी को संबोधित किया है और बजट पर विस्तार से चर्चा की है। और उसके बाद हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में उन्होंने डॉक्टर मंगल सेन की प्रतिमा का अनावरण किया है और डॉक्टर मंगल सेन के नाम से ही बनाए गए एग्रीकल्चर साइंस के म्यूजियम का उद्घाटन किया है। कल भी मुख्यमंत्री हिसार में ही हैं और वे मंगाली गांव में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के आवास पर जाएंगे और उसके बाद मंगाली में ही एक गौशाला के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। करनाल के सिंगड़ा गांव में देर रात एक घर में लगी आग लगने से घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। परिवार के लोग जो गुरुद्वारा नानकसर सिंगड़ा में एक समागम चल रहा था वहां पर पहुंचे थे, सेवा कर रहे थे। उसके साथ जैसे ही देर रात को उनको पता चला, वो घर गए तो घर देखा कि पूरा का पूरा सामान वो जला पड़ा था, आग लगी पड़ी थी। इसके साथ अगर बात की जाए तो परिवार के लोगों का आरोप है कि लगातार जो बिजली है, पड़ोसी बता रहे हैं कि कम हो रही थी, कभी ज्यादा हो रही थी, इसी वजह से वो आग लगी है। आग में तमाम सामान जलकर राख हो चुका है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि उनका जो आशियाना था, जो मकान थे, उसका भी लेंटर डैमेज हो चुका है। और पूरे इस हादसे को लेकर सबसे बड़ी बात ये रही कि परिवार के जो लोग थे वो सुरक्षित हैं, वो गुरुद्वारा में थे और बाद में ये आग लगी। अगर वहां पे मौजूद रहते तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। इसी के साथ करनाल में भी एक करनाल गरीबों की झोपड़ियों में आग लगी। आग से काफी झोपड़ियां जो जलकर पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो परिवार के लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की ओर वो देख रहे हैं, सरकार उनको जो उनके मकान खराब हो चुके हैं, सामान जल चुका है, उसका मुआवजा देना चाहिए। हरियाणा प्रदेश में वर्करों और हेल्परों की जंग अब जन महापंचायत में पहुंच गई है। कलायत अनाज मंडी में आयोजित जन महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ विभिन्न संगठनों ने महिलाओं के इस संघर्ष को समर्थन देने का ऐलान किया है। किसान यूनियन के बड़े दिग्गज नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ये ऐलान किया है कि अगर सरकार ने महिलाओं की मांग को नहीं माना तो संघर्ष तेज होगा। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन को लेकर अपनी भावी रणनीति का भी खुलासा किया। राकेश टिकैत ने स्पष्ट तौर से ऐलान किया कि उनकी रणनीति सरकार के खिलाफ सड़कों पर लड़ने की है। लोकसभा और विधानसभा में के रूप में उनका मंच
सड़क पर है और निरंतर सड़क के माध्यम से 36 बिरादरी की जो आवाज़ है वो बुलंद की जाती रहेगी। अब देखना ये है कि हरियाणा प्रदेश में महिलाओं का जो संघर्ष कलायत की धरती पर हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा के गृह निर्वाचन क्षेत्र से शुरू हुआ है वो किस निष्कर्ष पर पहुंचता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आज से जो है 10वीं की जो टर्म 2 की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं और इसके संचालन के लिए जो है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जो है अलग अलग जो है वो परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां पर जो है 10वीं के कुल 90,625 जो विद्यार्थी हैं वो उन शिक्षा विभाग अपना परीक्षा केंद्रों में जाके है जो वो अपनी 10वीं की जो है ये टर्म 2 की जो है जो परीक्षा देंगे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जा रहा जो परीक्षा केंद्र है वहां पर कोविड की जो गाइडलाइन है उसको भी सुचारू करते हुए वहां पर जो है खास प्रबंध किए गए हैं कि बच्चे जो हैं वो परीक्षा देने से पहले जब परीक्षा केंद्रों के भीतर प्रवेश करेंगे तो वहां पर जो है बाहर जो है सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और उसके साथ ही बच्चों को ये भी सुनिश्चित करवाया जा रहा है कि वो मास्क लगा के ही जो है परीक्षा केंद्रों के अंदर जाए और परीक्षा केंद्रों के अंदर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नालागढ़ का एक दिवसीय दौरा किया। इस एक दिवसीय दौरे के दौरान सीएम जयराम ठाकुर द्वारा क्षेत्र वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात दी गई है। आपको बता दें कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंजैरा में सीएम जयराम ठाकुर द्वारा एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया गया और इस जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने जहां कई स्कूलों को अपग्रेड किया, वहीं नालागढ़ के सीएससी अस्पताल को भी सिविल अस्पताल करने का दावा किया है और यहां पर इसे 100 बेड का अस्पताल करने की भी बात कही है। वहीं रामशहर को एक बड़ी सौगात दी गई है जिसमें बीडीओ कार्यालय खोलने की सीएम जयराम ठाकुर ने घोषणा की है। वहीं रतवाड़ी में भी आईटीआई खोलने की बात कही है। इसी दौरे के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने क्षेत्र वासियों को करोड़ों की सौगात दी है और करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन भी किए गए हैं। इस मौके पर राजनीति की बात की जाए तो नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार भाजपा का प्रत्याशी हार गया था, जिसको लेकर विधानसभा क्षेत्र पंजैरा में संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा है कि पिछली बार भाजपा का प्रत्याशी कुछ वोटों से हारा था, लेकिन इस बार वो कमी दूर होनी चाहिए और यहां से प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताना चाहिए। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकार हमेशा ही तत्पर है, इसी के चलते दौरा किया गया है और करोड़ों की सौगात दी गई है। उन्होंने कहा है कि आगामी दिनों में भी नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो गति है उसे और तीव्र किया जाएगा। पहाड़ों की रानी शिमला अपने मौसम और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है और इन दिनों चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत पाने के लिए मैदानी इलाकों से सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। न सिर्फ शिमला, मनाली, चंबा, धर्मशाला तमाम पर्यटक स्थल अब सैलानियों से गुलजार हैं और इस वीकेंड के मौके पर तस्वीरें सीधा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से आप देख सकते हैं। जिस तरह से हजारों की तादाद में लोग शिमला पहुंच रहे हैं, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के मौसम का लुत्फ उठाने यहाँ आ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि पहले कोरोना काल था, इस वजह से पहाड़ों पर घूमने नहीं आ पाए, लेकिन अब यहाँ पर आकर स्वर्ग जैसा माहौल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ शिमला शहर में पानी की किल्लत और यहाँ पर पार्किंग की समस्या से भी लोगों को थोड़ा दो चार होने जरूर पड़ रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि प्रशासन अब तय रणनीति के मुताबिक अगर टूरिस्ट की आमद यहाँ पर बढ़ती है तो ऐसे में पानी की किल्लत को देखते हुए टैंकर की सप्लाई के साथ होटलों को अब पानी की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके साथ साथ जिस तरह से सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं, होटल कारोबारियों का ये भी कहना है कि अब थोड़ी राहत की सांस जरूर ले रहे हैं और इस बार अच्छे कारोबारी की उम्मीद लोग कर रहे हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि तापमान पहले से ही अधिक चल रहे हैं, ऐसे में आने वाले दिनों तक भी मौसम अब इसी तरह से बना रहेगा। लिहाजा गर्मी तो रहेगी, लेकिन पहाड़ों का मौसम इस गर्मी के बावजूद बहुत ही खुशनुमा बना हुआ है। होटल कारोबारियों का यह भी कहना है कि शुक्रवार, शनिवार और एतवार
अब ऑक्यूपेंसी लेवल, क्योंकि पहले से ही एडवांस चल रहे थे सभी होटलों में, और ऐसे में ऑक्यूपेंसी लेवल अब 100% तक जाने का अनुमान है। लिहाजा इस बार पर्यटन कारोबारियों को अच्छा कारोबार होने की उम्मीद एक बार फिर से जगी है।